गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे पूरा, साथ साथ पढ़ाई का बेनिफिट भी कर रहे होंगे। लगता है आपका 2020-21 का सेशन जो है वो लगभग आपका ऑनलाइन ही चलेगा। तो जिन बच्चे स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, लर्न करना स्टार्ट नहीं किया है, वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए। तो हमने आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपसे अमीन के आइसोमेरिज्म और प्रिपरेशन मेथड के बारे में। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे जो अमीन्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन वी आर डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो नाउ वी आर स्टार्ट द टुडे टॉपिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। इनके फिजिकल स्टेट क्या क्या है, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। तो बात करें यानी कि भौतिक अवस्था क्या हो सकती है, इसकी भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं हम। भौतिक अवस्था किस रूप में क्या होता है, ये पाए जाते हैं, गैस है, सॉलिड है या लिक्विड है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं जिसमें है, इसमें क्या होगा, CH3NH2 एंड C2H5NH2, methylamine and ethylamine are found in gaseous state, ठीक है, 3 or more carbon containing amine are found in liquid state, and higher member is solid state। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, जो हमारे मेथिलामीन है और एथिलामीन है आर फाउंड इन गैसेस स्टेट। ठीक है, यानी कि हमारा CH3NH2 की बात करें और C2H5NH2 की बात करें तो किसमें पाई जाती है, गैसियस स्टेट में, गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, और हम बात करें हमारा 3 और मोर कार्बन, 3 तथा अधिक कार्बन, लगभग 10 तक वाले अमीन किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और जो उच्चतर सदस्य होते हैं, उच्च सदस्य जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था। ठीक है, ये क्या है हमारा फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम आपसे, जो हमारा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं, हम गंध कहते हैं। ठीक है, तो लोअर मेंबर कंटेन अमोनिया लाइक स्मेल। ठीक है, NH3 लाइक स्मेल या ऑर्डर, but a higher member have fish like odor। okay? तो क्या होता है, जो लोअर मेंबर है वो अमोनिया जैसी गंध रखते हैं। ठीक है, निम्नतर सदस्य जो सदस्य हैं उनमें कैसी गंध आती है, अमोनिया लाइक। और जो हमारे उच्चतर सदस्य हैं उसमें मछली, मत्स्य जैसी गंध आती है।
ठीक है। तो ये क्या होगा आपका ऑर्डर, पहला आपका फिजिकल स्टेट, दूसरा क्या आ गया आपका यहाँ पर ऑर्डर आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए थोड़ी सी आगे और बात कर लेते हैं हम अभी, नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे। एनिलीन और अदर एरिलमीन are colorless but in the presence of air it is oxidized and converted into colored, ठीक है, कंपाउंड। ठीक है, तो क्या होता है जो हमारा एनिलीन है, ये हम बात करें कोई एरिलमीन है, अन्य कोई भी है, वो क्या होता है रंगहीन होता है, बट क्या होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्या होता है ऑक्सीकृत हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है और क्या हो जाता है ये रंगीन रूप में क्या हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन आ जाए आपका ये जो एरिल कंपाउंड्स होते हैं, एरिलमीन होते हैं, वो क्या होते हैं कलर्ड फॉर्म होते हैं, बट क्या है स्टार्टिंग में क्या होते हैं वो क्या होते हैं आपके कलरलेस होते हैं, बट क्या होते हैं आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाए कलर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है और क्या हो जाते हैं वो कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्टेड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे सोलिबिलिटी के बारे में। थर्ड पॉइंट सोलिबिलिटी यानी विलेयता। ठीक है, तो नॉर्मली जो एमीन होते हैं एलिफेटिक एमीन की बात करें आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल क्यों होगा कोई भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई भी कंपाउंड से एलिफेटिक एमीन की बात करें आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या है सोल्यूबल है, घुलनशील है। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हेन मोलिकुलर वेट is increases then solubility is decreases। क्या जगह सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी कब जब इनका मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा। वाई रीजन क्या है बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होता है आपका एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है इसका एल्किल ग्रुप जो होता है क्या होता है हाइड्रोफोबिक का मतलब जल विरोधी। तो मोलिकुलर वेट क्या होता है इनका क्या इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है एल्किल ग्रुप क्या होता है वो इंक्रीज होता चले जाता है, बड़ा होता चले जाते हैं और इंक्रीज। ठीक है, क्या होता जाता है वो बड़ा होता चले जाता है। तो क्या होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है जल विरोधी होता है। तो मोलिकुलर वेट जब इंक्रीज होता है तो तब क्या क्या होती है सोलिबिलिटी क्या होती है कम होती चली जाती है। ठीक है, लिख सकते हैं हिंदी में लिखना चाहे तो अणुभार बढ़ने पर विलेयता घटती है क्योंकि जल विरोधी भाग बढ़ता है। ठीक है, तो अब इनकी जो विलेयता होती है उसके आरेखित देख सकते हैं हम किस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। एन आर एच एच ओ
नाइट्रोजन क्या करेगा आपका, यहाँ H आ जाएगा, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन या जल वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा नाइट्रोजन से, और यहाँ H, यहाँ पर H, तो क्या करेगा ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता चला जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती चली जाती है और क्या होता चला जाता है, ठीक है, हाँ विलेयता इनकी होती चली जाती है। ठीक है, नोट पॉइंट में याद रखने यहाँ पर भी कुछ, ठीक है। एरोमेटिक अमीन की बात करें, एरोमेटिक अमीन चलिए नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए नोट पॉइंट में लिख लीजिए आप, चाहे एरोमेटिक अमीन are insoluble in water but soluble in organic solvent। एरोमेटिक अमीन जो क्या है वो आपके इनसोल्युबल है वाटर में, बट क्या है सोल्युबल है किसमें, ऑर्गेनिक सॉलिड में क्या है आपके सोल्युबल है। ठीक है, जैसे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह है, जो भी है क्लोरोबेंजीन है, उसमें क्या होते हैं आपके डिसॉल्व होते हैं, याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, 4 पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ गई, हिंदी में लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एरिल अमीन जो होते हैं आपके इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सोल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, इसलिए हिंदी में नहीं लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस जो होता है इनका 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो जो 1 डिग्री और 2 डिग्री है उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंस होता है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंस होने के बेस से इनके अंदर क्या पाया जाता है, इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी कि अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब जो हमारा 3 डिग्री जो अमीन होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एब्सेंस होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट तो होता नहीं है। इस बेस पर क्या होता है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है, फोर्सेस क्या होते हैं, स्लो होते हैं, कम होते हैं, पावर जो होते हैं कम होती है। बट जो 1 डिग्री होता है उसमें क्या होते हैं आपके 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 डिग्री में 1 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, 3 डिग्री में 0 हाइड्रोजन होता है। तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को के फॉर्म करने की। जिस रीजन से क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री सीक्वेंस में क्या जाते हैं यहाँ पर इनके जो आते हैं ना बॉन्डिंग पॉइंट आते चले जाते हैं। किस तरह से क्या करते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, R N H N R H N R H। तो इस तरह से क्या करते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फाउंड हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस बेस पर क्या होते हैं इनका सीक्वेंस की बात करें तो 1 डिग्री का क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, 2 डिग्री का उससे लोअर होगा, 3 डिग्री का क्या होता है और लोअर होता है। फॉर एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, ठीक है, हमारे पास 1 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम इसके क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक होता है, नेम क्या, नेम लिख लो पहले आप, प्रोपेन 1 अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 323 केल्विन के पास होता है, इतना होता है लगभग 323। हम क्या करें इसका 2 डिग्री ले लें, CH3 CH2 NH CH3 ले लें हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 मैथिल इथेनामीन।
2 मेथिल एथिनामीन हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 307 केल्विन। इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, इसका 3 डिग्री ले लेते हैं, CH3N CH3 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका N मेथिल आएगा, N मेथिल। तो NN डाइमेथिल मेथिनामीन, NN डाइमेथिल मेथिनामीन हो जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 276 केल्विन। तो इस बेस पर आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये आप देख सकते हैं कि आपका 1 डिग्री है, यहाँ पर क्या 2 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री का हायर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, 2 डिग्री का लोअर आ रहा है, 3 डिग्री का क्या आ रहा है और लोअर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे जैसे क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पावर होती है तो उसको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस बेस पर क्या होता है हमारा फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है इंक्रीज होता है, डिग्रीज होता चला जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन। इनकी एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि एमीन में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज फाउंड होती हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं इसका बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्षारीय प्रकृति की बात करते हैं पहले हम। इसकी क्षारीय प्रकृति होती है, क्यों होती है? तो देखो ये सारे के सारे क्या होते हैं हम जानते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। अब जो प्रोटॉन को डोनेट करने वाले क्या होते हैं आपके एसिड होते हैं, और OH आयन को डोनेट करने वाले क्या होते हैं आपके बेस होते हैं। बट इसमें क्या है OH आयन नहीं है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होता है यहाँ पर इजी होता है, ठीक है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं डोनेट करते हैं, तो दीज आर नोन एज बेसिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अमोनिया से क्या फाउंड हो रहे हैं हमारे एमीन फाउंड हो रहे हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसकी इनके पास भी होगा। तो जितनी इजीली क्या करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो वो क्या करेगा इसके बेसिक नेचर को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी बेसिक नेचर का जो कारण है मेन वो क्या है, इसके पास जो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फाउंड हो रहा है, ये क्या है इसके बेसिक नेचर का मेन रीजन, ठीक है। अच्छा हम बात करें अमोनिया की और जो एल्किल एमीन है हमारा, इन दोनों की बेसिसिटी का कंपैरिजन करें तो जो आपका एल्किल अमीन होता है वो क्या होता है मोर बेसिक एज कंपेयर टू क्या होता है अमोनिया। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो मैं यहाँ पर क्या है एल्किल ग्रुप अटैचमेंट है, तो एल्किल ग्रुप क्या करेगा प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंटेड करेगा। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेगा, नाइट्रोजन को ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर करते ही जो यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होते ही क्या होगा यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा। तो क्या होता है जो हमारा एलिफेटिक एमीन होता है वो क्या होता है हमारा अमोनिया से क्या होता है मोर क्या होता है बेसिक नेचर का होता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि जो हमारा एल्किल अमीन है वो अमोनिया से मोर बेसिक टेंडेंसी का होता है। उसका रीजन भी आप बता सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है प्लस आई इफेक्ट वाला एल्किल ग्रुप होता है जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हायर करता है, जिस रीजन से क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होता है इजी हो जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ आ सकती है। दूसरी कंडीशन यहाँ आ सकती है आपका एरोमेटिक एमीन आ जाए। एरोमेटिक एमीन दे दे वो आपको, फिर दे दे आपको अमोनिया और दे दे क्या आपको और दे दे एलिफेटिक एमीन।
इनकी क्या करा, बेसिसिटी क्या करा है आपकी, बेसिसिटी क्या करा है यहाँ पर आप कंपैरिजन करा है, कंपैरिजन करना है कि इनमें कौन मोर बेसिक है और कौन लेस बेसिक। तो जो एरोमेटिक एमीन होता है, आप याद रखना इसमें क्या पाया जाता है, रेजोनेंस होता है, और इनमें क्या होता है, रेजोनेंस नहीं। अब हमने इन दोनों को तुलना कंपैरिजन करा तो ये मोर था, अब अमोनिया और इसकी कंपैरिजन करेंगे तो अमोनिया मोर हो जाएगा, इसकी और इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलिफेटिक अमीन मोर हो जाएगा, क्योंकि एलिफेटिक अमीन में क्या होता है, रेजोनेंस नहीं होता है, जबकि जो हमारा एरोमेटिक अमीन होता है इसमें क्या पाया जाता है, रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस बेस्ड क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने की जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी सी लेस हो जाती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमीन। तो इस रीजन से क्या होता है, जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लेस बेसिक टेंडेंसी होते हैं एज कंपेयर टू अमोनिया या एलिफेटिक अमीन। ठीक है, अगर आप क्या देखना चाहे, इसका रेजोनेंस देखना चाहते हैं तो हम इसका रेजोनेंस भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो रेजोनेंस देखने के लिए हम क्या करेंगे, NH2 हमारे पास है, ठीक है, इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसे डोनेट करें तो क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर NH2 के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ फाउंड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड यहाँ, सिंगल बॉन्ड। अब ये क्या अगर नेक्स्ट कार्बन को दे, ये क्या जाएगा, आउट जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, NH2 के ऊपर प्लस रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा, ये नेक्स्ट कार्बन को दे, ये क्या जाएगा, आगे वाले कार्बन पर चला जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका NH2 प्लस डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, और नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर चला जाएगा। अब पूरा रेजोनेंस होने के बाद जो होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पर आपको उपलब्ध होगा, प्रेजेंट होगा, किसके लिए, यहाँ से रिमूव करने के लिए। पहले क्या होगा, पूरा रेजोनेंस की स्ट्रक्चर फाउंड होगी, उसके बाद इसकी ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इसमें क्या पाया जाए, रेजोनेंस होता है, किसमें, एरोमेटिक अमीन। तो एरोमेटिक अमीन में रेजोनेंस बेस क्या होता है, दीज आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू द एलिफेटिक अमीन। तो एलिफेटिक अमीन से क्या होते हैं, ये लेस क्या होते हैं, बेसिक टेंडेंसी के होते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस। अगर आपका क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2 और RNH2 के बारे में, कि दोनों में क्या होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या आपका एमाइड है, ये क्या आपका एमीन है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों कंपैरिजन करेंगे कौन मोर बेसिक होगा। तो जितनी जो इजीली क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दीज आर मोर बेसिक, जो टिपिकल कंडीशन में करेगा, लेट करेगा तो लेस बेसिक होगा। तो हम बात करें एमाइड की, तो RC डबल बॉन्ड ONH2 के पास क्या है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफर करेगा तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, और यहाँ क्या रिप्रेजेंटेड हो जाएगा, रेजोनेंस रिप्रेजेंटेड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, आप RCO माइनस डबल बॉन्ड N प्लस H यहाँ आ जाएगा, H हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्या फाउंड हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, रेजोनेंस फाउंड हो रहा है। तो रेजोनेंस फाउंड होने के बेस जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका रिमूवल क्या हो जाएगा, टिपिकल होगा थोड़ा। तो टिपिकल होने के रीजन से क्या होता है, फिर यहाँ पर जो टिपिकल होगा तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, डाउन होती चली जाती है, ठीक है। तो हमने आपको तीन चीजें डिस्कस की, नोट पॉइंट में आप याद रख सकते हैं। बेसिक नेचर के बारे में बात की हमने, बेसिक नेचर या बेसिसिटी। बेसिक नेचर की बात करें, बेसिसिटी कह सकते हैं आप कि RNH2 इज अ हायर बेसिक एज कंपेयर टू द अमोनिया ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर RNH2 इज मोर बोथ बेसिक एज कंपेयर टू RNH2, क्या कर आपका रेजोनेंस आ रहा है। फिर आपका RNH2 इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू RCONH2 एमाइड, यहाँ पर भी क्या रहा है, आपका रेजोनेंस आ रहा है। ये आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट वगैरह कंपटीशन एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए।
तो इसमें से क्वेश्चन जो आता है इसकी बेसिक नेचर में से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, क्योंकि इसमें एक फिक्स सीक्वेंस नहीं पाया जाता है, इसमें सीक्वेंस जो है वो अप डाउन होता है, तो इसके चांसेस क्या होते हैं, हायर होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं, अभी हमने आपको बताया कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट के बारे में मैंने बताया कि जो हमारा एल्किल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, R2NH आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम RNH, ये भी क्या है, प्लस आई वाला है। फिर हम लिख सकते हैं R, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, एन आ जाए हमारे पास, ठीक है। आपका 1 डिग्री, ये क्या आपका 2 डिग्री, है क्या आपका 3 डिग्री, तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने बताया कि भाई जैसे प्लस प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो जाएगी नाइट्रोजन पर। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हायर होगी, तो रिमूवल ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्या हो रही है यहाँ पर एल्किल ग्रुप का नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज हो, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए हमारा बेसिक नेचर या बेसिसिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री हमारे पास ये सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। बट ये क्या है आपका एक्चुअल जो है आपका गैसियस एंड नॉन एक्वस, जो नो यानी कि एजली होते हैं, नॉन एक्वस होते हैं, जो सोलवेंट है उनमें क्या होता है, ट्रू होता है। बाकी अगर लिक्विड की बात करें, जो आपके वाटर में होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन होते हैं, उनमें क्या होता है, ये जो होता है ये फॉलो नहीं होता है। इसलिए क्या है, इसका जो बेसिक नेचर है आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसका जो बेसिक नेचर जो फाउंड किया जाता है, जो एक्वा सॉल्यूशन में फाउंड किया जाता है, वो पीकेबी वैल्यूज के बेस क्या किया जाता है, यहाँ पर हमारा इसको क्या किया जाता है, फाउंड किया जाएगा, ठीक है। बी से बेस हो गया, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है हमने लास्ट बताया था ये आपको, तो के बी और पी के बी वैल्यूज, ठीक है। तो पी के बी क्या होता है, इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के बी के इक्वल हो जाएगा, ये हमने आपको बताया, ये बताया था हमने, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के, यहाँ क्या है बी आ रहा है, तो पी के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग के बी, यानी कि जितनी हायर इसकी वैल्यूज होगी उतना ही मोर बेसिक हो गया, जितनी लोअर इसकी वैल्यूज होगी उतना ही क्या होगा, मोर बेसिक क्या होगा हमारा कंपाउंड होता है। तो पी के भी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी आपको, लर्न करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अप और डाउन होगा, यहाँ कोई एक सीक्वेंस नहीं मिलेगा फिक्स। इसलिए क्या है, इसकी जो बेसिक नेचर है, बेसिक टेंडेंसी है, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छे से क्या करना है, डिस्कस करना है, लर्न करना है, और पूरे सीक्वेंस को क्या करना है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाकर क्लियर करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पी के भी वैल्यूज निकलेगी कैसे। तो हमारे पास क्या होता है, RnH2 होता है प्लस H2O, क्या आ जाएगा हमारे पास, RnH3 प्लस प्लस OH माइनस आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, फाइंड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाउंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, RnH3 एक्टिव मास OH माइनस, ठीक है, एक्टिव मास RnH2 का एक्टिव मास, और हमारे पास क्या जाएगा, H2O का एक्टिव मास में, ठीक है। तो हम ये H2O को इधर लिया तो क्या हो जाएगा, KeQH2 किसके इक्वल हो जाएगा, KB के इक्वल हो जाएगा। तो KB इक्वल क्या हो जाएगा आपका, RnH3, ठीक है, या OH एक्टिव मास अपॉन RnH2 आपके पास आ जाएगा। तो या तो KB की वैल्यू, ठीक है ना, हायर हो KB की वैल्यू या लोअर हो PKB की वैल्यू, ठीक है। तो हायर द वैल्यू ऑफ, नोट में आप रख सकते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ KB रिप्रेजेंट द मोर बेसिक नेचर, यानी कि जो PKB की वैल्यू क्या होगी, हायर होगी, जितनी हायर होगी उतना ही क्या होगा, ये मोर बेसिक नेचर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा।
और क्या लिख सकते हैं, और लोअर द वैल्यू ऑफ PKB represent the more basic nature। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हमारे पास PKB वैल्यूज क्या होती है, इज इक्वल टू की माइनस लो KB वैल्यूज के इक्वल होगी यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखना नोट पॉइंट में हिंदी में भी लिख देते हैं कि जो KA का मान कुछ तो क्या होगा, यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, और अगर PKB का मान निम्न जितना होगा, यौगिक अधिक क्षारीय। ठीक है, दोनों चीजें आपने याद रखनी है, KB की वैल्यू हायर हो या PKB की वैल्यू लोअर हो। तो मॉडर्न टाइम में हम क्या कर रहे हैं, PKB का क्या कर रहे हैं, यूज्ड कर रहे हैं। तो इस बेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर KB और PKB को फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल बहुत सारे वैल्यूज को फाइंड किया गया है, जिसको हम अभी रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ पर। चलिए हम लिख देते हैं यौगिक कंपाउंड। ठीक है, और यहां लिख देते हैं PKB वैल्यूज। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं अमोनिया NH3। ठीक है, तो इसके लिए PKB वैल्यू जो है वो कितना आपका 4.75 आता है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर CH3NH2, इसलिए PKB वैल्यू है वो 3.38 होता है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस NH। नेम आप IUPAC अपने आप लिख सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताया हुआ है। तो यहाँ CH3 का होल ट्वाइस NH आ जाता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 3.27। फिर हमारे पास आ जाता है CH3 का होल थ्राइस N आ जाता है, इसकी वैल्यू है 4.2। ठीक है, फिर हम बात करें मेथिल आ गया, एथिल की बात करें C2H5NH2 की बात करें, इसकी वैल्यू होती है 3.29। फिर हम बात कर रहे हैं C2H5 का होल ट्वाइस NH की बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 3.00। फिर हम बात कर वैल्यूज निकाली गई है एक्सपेरिमेंटल, C2H5 का होल थ्राइस N की बात करें, इसकी वैल्यू होती है 3.25। ठीक है, 3.25। फिर हम बात करें जो हमारे एरोमेटिक आ जाते हैं C6H5NH2, इसके लिए अबव 9 होती है, कितनी, 9.38। ठीक है, 9 फिर और भी और थोड़े बहुत और एरोमेटिक ले सकते हैं हम, C6H5NHCH3 ये हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यूज जो होती है 9.30, कितनी, 9.30 होती है। ठीक है, फिर एक दो और ले सकते हैं हम, कौन से ले सकते हैं, C6H5N CH3 का होल ट्वाइस, यानी कि डाइमेथिल आ जाए, आपके फेनिल आ जाए, यहाँ पर डाइमेथिल एनिलीन आ जाए, तो इसके लिए होती है 8.39। इसके पास क्या होती है, इसकी वैल्यू 8.92, 992 इसकी वैल्यूज होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें C6H5 CH2 एंड NH2, इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यूज होती है 4.72 होती है। तो हमने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। तो हमने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, जिसकी क्या लिखी है हमने यहाँ पर, इनकी PKB वैल्यूज लिखी। अब इसमें तो कोई सा भी आपको दे दे, आपको PKB वैल्यू इसमें कंसल्ट होनी चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये तो फाइंड एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है। इन वैल्यूज के बेसिस जो एक्वस सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, जलीय विलयन जो होता है उसमें क्या होता है, PKB वैल्यू बेस पर इनकी बेसिसिटी क्या होती है, फाउंड की जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका फटाफट, इंपॉर्टेंट थिंग्स है।
चलिए नोट पॉइंट में हम थोड़ी सी चीजें और आपको कर देते हैं नोट पॉइंट में, ठीक है। नोट पॉइंट में हम क्या लिखा देते हैं, आपको थोड़ी सी चीजें और लिखा देते हैं कि हम कोई भी ग्रुप लिख देते हैं, या चलो लिख देते हैं जी ग्रुप लिख देते हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे पास क्या है, मेथिल ग्रुप है CH3, ठीक है। हमारे पास एथिल ग्रुप है C2H5, ये हमारे पास आइसोप्रोपिल ग्रुप है CH3 का होल ट्वाइस CH, यह हमारे पास ब्यूटिल ग्रुप है CH3 का होल थ्राइस C। तो इसमें क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंट कैसे होगा, इसको क्या मानेंगे हम, R मानेंगे, ठीक है। पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, R से आप समझ जाएंगे। इसकी लाइन में लिखेंगे तो यही से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लाइन में R लिखेंगे तो वो इसे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए अगर सीक्वेंस देंगे तो सीक्वेंस आएगा आपका R2NH, क्या होगा, मोर आपका क्या होगा, बेसिक होगा, फिर आ जाएगा आपका RNH2 आ जाएगा, फिर R3N आ जाएगा, फिर आपका लास्ट में आपका अमोनिया। शेयर भी कर सकते हैं, हमने सही लिखा लिखा जो आपको पीकेबी वैल्यूज वाली अभी सीरीज बताई ना, उस सीरीज बेस आप क्या कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं कि वास्तव में ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। फिर अगर C2H5 हमारे पास आ रहा है तो क्या जाएगा, इसके लिए भी R2NH हमारे पास आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा R3N आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा RNH2 आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा NH3, ठीक है। तो ये क्या है, अगर एथिल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास आइसोप्रोपिल ग्रुप आ जाए, इसमें क्या हो जाएगा आपका RNH2 फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा आपका NH3 आ जाएगा, फिर R2NH आ जाएगा, फिर R3N आपका आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस होगा, ठीक है। अगर आपका ब्यूटिल वाला ग्रुप है तो आपका अमोनिया NH3 फर्स्ट पर आ जाएगा, फिर आपका RNH2 सेकंड पर आ जाएगा, फिर R2NH थर्ड पर आ जाएगा, और R3N जो आ जाएगा वो फोर्थ पर आता चला जाएगा। तो ये कुछ मैंने लिखवाए सीक्वेंस, क्या है, सीक्वेंस है जो आप जितनी जल्दी कंसल्ट करेंगे, लर्न करेंगे, उतने ही आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो इसके बेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीट वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके बेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो उसमें कहीं पर भी क्या आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका फाउंड हो सकता है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम थोड़ी सी और बात करते हैं आपसे, जो एमीन है उसकी बेसिक टेंडेंसी को रिप्रेजेंटेड करने वाली कुछ रिएक्शंस के बारे में, यानी कि एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, साल्ट फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो हम रिएक्शन लिख सकते हैं, फर्स्ट RNH2 प्लस HCl से रिएक्शन लिखेंगे, सेकेंड रिएक्शन हम लिखेंगे RNH2 प्लस H2SO4 से रिएक्शन लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे हम RNH2 प्लस H2PtCl6 से रिएक्शन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट लिखेंगे RNH2 हम लिखेंगे किससे रिएक्शन, HAUCl4 से रिएक्शन। इन्हें पता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम होता है आपका क्लोरोप्लेटिनियम एसिड, क्लोरोप्लेटिनियम एसिड, ठीक है। क्लोरोप्लेटिनियम एसिड प्लेटिनिक एसिड भी हो सकता है। ये क्या जाएगा आपका, क्लोरो एयूरिक एसिड, क्लोरो एयूरिक एसिड होता है, ठीक है। प्लेटिनम नाम समझ आ ही रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में लिखने की ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है। रिएक्शन होगी सेम कंडीशन है, सब में क्या बनेगा, साल्ट फाउंड होगा। यहाँ क्या बनेगा आपका RNH3 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा, यहाँ का बन जाएगा RNH3 प्लस का होल ट्वाइस SO4 2 माइनस बन जाएगा, तो बैलेंस कर देना, 2 लगा दो। यहाँ आपका फाउंड हो जाएगा RNH3 का होल ट्वाइस PtCl6 से 2 माइनस आ जाएगा यहाँ पर, इसके ऊपर प्लस लगा दो, तो यहाँ पर भी 2 ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम RNH3 प्लस और AuCl4 माइनस आ जाए। तो इस टाइप से हमें क्या हो रही है, साल्ट फाउंड हो रहे हैं, ठीक है। इनका हम नेम लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका, एल्किल अमोनियम क्लोराइड साल्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका, एल्किल
अमोनियम सल्फेट, साल्ट हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका एल्किल अमोनियम, क्या ये प्लेटिनम है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, हाँ क्लोरोप्लेटिनेट। क्लोरोप्लेटिनेट हो जाएगा हमारे पास। यहाँ बात करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्किल अमोनियम। तो यहाँ पर क्या एयूरिक क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, क्लोरो एयूरेट। इसका क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट इसका।